हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे डिप्लोमा एग्जिट एग्जामिनेशन के बारे में, जो कि आज उसका नोटिफिकेशन आया नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की तरफ से। और उस नोटिफिकेशन में क्या है, पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डिप्लोमा एग्जिट एग्जामिनेशन में क्या चेंजमेंट किए गए, सिलेबस में क्या परिवर्तन है, कब से फॉर्म भरा जाएगा और कितनी फ़ीस लग रही है, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ बनाए जा सकते हैं, सारी चीज़ें, और क्या सिलेबस है, तो पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहला चीज़, आपके एग्ज़ामिनेशन कब से भराए जाएंगे डिप्लोमा एग्जिट एग्जामिनेशन के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म। तो 24 अगस्त से लेके 13 सितंबर तक मिडनाइट ये भराए जाएंगे। ऑनलाइन मोड से आप भर सकते हैं, किसी भी साइबर कैफ़े से या खुद से। एक चीज़ याद रखना, डिप्लोमा एग्जिट एग्जामिनेशन का फॉर्म वही कैंडिडेट भर सकता है जो 31 जुलाई 2024 से पहले उसका रिज़ल्ट आ चुका है। जिन लोगों का रिज़ल्ट अभी पेंडिंग है उन लोगों को दूसरा चांस मिलेगा। मार्च में उनके एग्ज़ाम होंगे और फरवरी फर्स्ट वीक के अंदर आपको नया नोटिफिकेशन दिखने को मिलेगा NBMS के द्वारा, क्योंकि ये जो डिप्लोमा एग्जिट एग्जामिनेशन है वो साल में 2 बार होगा। तो आपको परेशान होने की बात नहीं है। कई बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना कि सर किन को देना है। तो देखो, जो 2022 में एडमिशन लिए हैं और 2024 में जिनका फाइनल ईयर का अभी पेपर दिए हैं, अभी रिज़ल्ट नहीं आया UPBT का, तो कई स्टेट में आ गया है। जिन लोगों का आ गया है 31 जुलाई से पहले, वो लोग फॉर्म को भर सकते हैं। तो UPBT वाले मार्च में पेपर देंगे, तो आप लोगों के पास 6 मंथ का टाइम है। अच्छे से प्रिपरेशन करिए, उसके बाद एग्जामिनेशन दीजिएगा। अब प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है, बच्चे क्या क्या आवाज़ उठा रहे हैं, और बिल्कुल ये सारे यूट्यूबर्स को भी उठाना चाहिए, और जितने टीचर्स हैं फार्मेसी फर्टिलिटी के, उन सबको भी उठाना चाहिए। बच्चों के हित की बात है और ये चीज़ें कहनी भी चाहिए। देखो क्या क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है। तो सबसे पहले आपको ये पता चल गया कि फॉर्म आज से स्टार्ट हो रहे हैं 3 बजे से, ठीक है, 24 अगस्त से, और ये 13 सितंबर तक चलेंगे। ठीक, उसके बाद आपके जो एग्ज़ाम की टाइमिंग है, डेट और टाइमिंग आप शेड्यूल में देख लीजिएगा। एक बुकलेट डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा जो NBMS के द्वारा जारी किया गया है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ 3 और 4, 5 3 दिन आपके एग्ज़ाम होंगे। अभी आगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस। 4 नवंबर को आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, ऐसा NBMS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन आया है उसमें बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई, कौन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, कौन फॉर्म भरने के लिए नहीं एलिजिबल है। और अब बात करते हैं कि फ़ीस सर कितनी लगेगी। तो फीस जो आपकी लग रही है वो 5000 रुपये प्लस 900 रुपये आपको GST, मतलब 18% GST, टोटल 5900 रुपये लग रहा है। मतलब 6000 में 100 रुपये कम है, सॉरी 6000 में 100 रुपये कम आपका लगेगा। अगर आप साइबर कैफ़े से भरेंगे तो शायद वो ज़्यादा ही ले ले, मतलब 61-6200 रुपये लगेगा आसपास। तो ये समझ सकते हैं फ़ीस इतना ज़्यादा वेरी कर रही है, इतना ज़्यादा फ़ीस है। इतना अगर आप नीट का एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी 1700 रुपये। अभी GPAT का पेपर हुआ, यही NBMS ने ही कंडक्ट कराया, 3500 रुपये लगे थे। तो क्या GPAT, नीट और जो भी अदर एग्ज़ाम NTA कंडक्ट कराता है या फिर ये भाई साहब करवाते हैं NBMS, क्या उससे भी महंगे हो गए हैं फार्मासिस्ट, या उससे ज़्यादा पैसे वाले हो गए हैं? ये बात आज तक मुझे समझ में नहीं आई। इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए और सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और बच्चों के हित के बारे में सोचना चाहिए। फ़ीस बहुत ज़्यादा है। देखो, एक गरीब तबका का जो बच्चा होता है किसी तरीके से फ़ीस जमा करता है। प्राइवेट सेक्टर की फ़ीस वैसे भी बहुत ज़्यादा होती है, 80-90 हज़ार रुपये फ़ीस ले लेते हैं ये लोग। 1 साल की, दोनों साल का मिला के 1 लाख 1.5 लाख के आसपास ले लेते हैं। और फिर एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, प्रैक्टिकल के नाम पे कुल मिला के अभी तक कॉलेज लूट रहे थे, अब NBEMS लूटेगा और साथ में गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा। और एजुकेशन पे भाई कौन 18% GST काटता है? इसको ज़रा हमारे जो वित्त मंत्री हैं उनको सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई आपका एग्ज़ाम का। उसके बाद एग्ज़ाम कब होंगे, उसके बाद फॉर्म कब भरना है, उसके बाद आपका एग्ज़ाम डेट कब है, किस डेट पे एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम फीस क्या है, रिज़ल्ट क्या है, इतनी चीज़ें डिक्लेयर हो गई, आपको एकदम सारी चीज़ डिक्टो पता चल गई। अब आगे जो मुद्दा आ रहा है कि सर सिलेबस क्या है। अभी हमसे सीनियर टीचर हैं AV केमिस्ट्री क्लासेस के, काफ़ी ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर भी हैं,
तो उन्होंने जब ये डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया था, मैं इस पे वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि जब तक मैंने बोला भी था कि जब तक डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आए, मैं किसी को यहाँ बदनाम नहीं कर रहा हूँ कि मैं अपना मनगढ़ंत कोई सिलेबस नहीं जारी करता हूँ कि भाई ये मेरा सिलेबस है, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको एग्जिट एग्जामिनेशन। भाई वेट करिए, पेशेंस रखिए, आप टीचर हैं, मैं उसका सम्मान करता हूँ और फार्मेसी के टीचर हैं, लेकिन अगर आप वेट करिए, उस चीज़ को देखिए कि सिलेबस में क्या चीज़ें आ रही हैं। तो सिलेबस में जो आपने डी फार्मा फर्स्ट ईयर में पढ़ा नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, डी फार्मा सेकेंड ईयर में पढ़ा, वही सिलेबस आपका सेम एज इट इज़ है। मतलब आपको सोशल फार्मेसी फर्स्ट ईयर से HAP आपको देखने को मिलेगी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, और जो अगर आपका एक आध सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स, ये टोटल सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर के और फाइनल ईयर के आपके सब्जेक्ट मिलेंगे फार्माकोथेरापेटिक्स, उसके बाद हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, बायोकेमिस्ट्री आपको मिल जाएगा, उसके बाद फार्माकोलॉजी मिल जाएगा, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस जिसे फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के नाम से जानते हैं, और कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। इतने सब्जेक्ट आपके फाइनल ईयर के मिलेंगे। तो टोटल अप्रॉक्सीमेटली 5 फर्स्ट ईयर के, 6 सब्जेक्ट सेकेंड ईयर के, 11 पेपर, मतलब 11 सब्जेक्ट हैं, इनके आपको पेपर देने पड़ेंगे। वेटेज आप PDF में देख लीजिएगा, अलग अलग दिया गया है। संभवतः कोलॉजी और थेरापेटिक्स और केमिस्ट्री के वेटेज ज़्यादा हैं। बाकी पास आपको तीनों एग्ज़ाम करना पड़ेगा। अभी हम बताते हैं आपको कि एग्ज़ाम किस तरीके से होंगे, क्या पैटर्न है उसका। ये तो रही सिलेबस की बात कि क्या क्या सर पढ़ना है। बाकी जो यूट्यूबर आपको बता रहे थे ना कि इसमें रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, मैथ पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं भाई। तुम रेलवे का पेपर नहीं दे रहे हो, ठीक है, या फिर SSC का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, ये फार्मासिस्ट का। वैसे भी इस एग्ज़ाम को इतना टफ बना दिया है इन लोगों ने कि बच्चा खुद फ्रस्ट्रेट होकर सुसाइड ना कर ले 2-4 बच्चे। मैं तो ईश्वर से दुआ करूंगा कि बच्चे पेशेंस बनाए रखें और हार्ड वर्क करें, क्योंकि अब डी फार्मा, बी फार्मा से, एम फार्मा से भी ज़्यादा टफ होने जा रहा है, ठीक है। क्योंकि टफ होने का मतलब क्या है, क्योंकि भ्रष्टाचार आप लोगों ने ही फैलाया। घर पे बैठ के आप आराम से डिग्री ले रहे हो तो भैया कहीं ना कहीं तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये भुगतना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है ना कि भाई ठीक है आप एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हो, लेकिन भाई 6,000 रुपये कौन फीस लेता है, 5,000 प्लस 900 रुपये GST। ये इस चीज़ को सही करिए, ठीक है। और सिलेबस में जो आपने मतलब पैटर्न रखा है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि एग्ज़ाम कैसे होंगे आपके। तो एग्ज़ाम आपके 3 पेपर होंगे, ठीक है। एक पेपर 150 नंबर का होगा, तो मतलब आपके 450 नंबर के पेपर होंगे अलग अलग। 3, जैसे पहला पेपर हुआ 150 नंबर का, 3 घंटे की उसकी टाइमिंग मिली। फिर दूसरे दिन फिर पेपर होगा 150 नंबर का, फिर 3 घंटे की टाइमिंग मिली। फिर तीसरे दिन पेपर होगा, फिर वो 150 नंबर का होगा, फिर तीसरे दिन भी 3 घंटे की टाइमिंग मिलेगी, ठीक है। और ये तीनों पेपर में आपको 50% नंबर लाने कंपलसरी होंगे। अगर किसी पेपर में तुम्हारे नंबर कम हो गए तब भी तुम्हारा रजिस्ट्रेशन किसी भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे इंडिया के किसी भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में हो, आपका रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट नहीं होगा। ये चीज़ समझ लीजिए। देखो मैं यहाँ काम करने इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं किसी का विरोध करूँ या सपोर्ट करूँ। जो रियल फैक्ट की बात होती है मैं उस पर बात करता हूँ, चाहे कोई भी हो। आप जितनी भी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी होगी आप देख लेना। तो ये बातें हैं कि आपको कितना क्या चीज़ अटेम्प्ट करना है। दूसरी बात, अभी तक डी फार्मा में एक चीज़ चलता था ना कि हिंदी मीडियम के बच्चे भी मतलब कॉपी हिंदी में लिख देते। हम लोग कॉपी चेक करते देखते हैं हिंदी में भी बच्चे कॉपी लिखे हैं, लेकिन जो भैया आपका एग्ज़ाम होगा एग्जिट वाला वो टोटल इंग्लिश में होगा। हिंदी में उसमें एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, एक क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश में लिखा रहेगा, उसके 4 मल्टीपल MCQ टाइप के ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक सही रहेगा। ये टोटल फंडा है। आपको देखो फॉर्म कब से भरा जाएगा ये पता चल गया, एग्जामिनेशन डेट कब है, लास्ट डेट कब है ये पता चल गया, कब रिजल्ट डिक्लेयर्ड होगा ये पता चल गया, उसके बाद क्या सिलेबस है ये पता चल गया, और कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने पेपर होंगे, कितने नंबर पाने जरूरी होंगे ये भी पता चल गया। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि फॉर्म जब भी भरना, जैसे अभी BUP-BT उत्तर प्रदेश वाले तो एलिजिबल नहीं है, जब भी आप लोग 5 में भरना फॉर्म, मार्च में आपके एग्ज़ाम होंगे, तो बहुत केयरफुल होकर फॉर्म भरना। किसी ऐसे पर्सन से ही फॉर्म भरवाना जो मास्टर बंदा हो, इस सारी चीज़ों को समझे, ठीक है। और अगर कॉलेज से आपके भरा जाए तो सोने में सुहागा है, लेकिन बहुत कम कॉलेज वाले होंगे जो इन सब चीज़ों पे इनिशिएटिव लेंगे। तो बाकी मेरी बेस्ट विशेस हैं कि आप सभी लोग एग्जिट एग्ज़ाम में पास हों, और अगर आप चाहते हैं कि एग्जिट एग्ज़ाम की अलग से मैं क्लास चलाऊं तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन ऑन है, कमेंट करके बताइएगा। लेकिन एक चीज़ नाजायज़ लिया जा रहा है बोर्ड द्वारा,
ठीक है, NBMS द्वारा, जो सरकार के हित में है लेकिन बच्चों के हित में नहीं है। फीस, ये जो एग्जामिनेशन फीस है, बाकी आप 3 पेपर कराओ, 4 पेपर करा लो, बच्चे इसके लिए नहीं पीछे भाग रहे हैं, लेकिन फीस तो एटलीस्ट इतना ज़्यादा ना रखो। मान लो कोई बच्चा एक बार में नहीं पास कर पाया, तब तो पहली बार उसका 6,000 रुपये चला गया, फिर 6,000 रुपये जिस सेंटर पे उसको जाना है, मान लीजिए, क्योंकि अभी हम देख रहे थे PDF में ना, वहाँ लखनऊ के नीचे सेंटर नहीं है। उत्तर प्रदेश का अगर कोई कैंडिडेट है तो लखनऊ का सेंटर है। लखनऊ जाने में एक कैंडिडेट को, मान लीजिए वो अयोध्या का है, अयोध्या से लखनऊ जाने में 300 रुपये एक साइड का खर्चा होता है, दोनों साइड मिला के 600 रुपये। फिर 3 दिन वहाँ रुकेगा, मान लो रूम लेगा या कैसे भी रुकेगा, एक दिन का खाना पीना 300 रुपये, 3 दिन का 900 रुपये, आप अप्रॉक्सीमेटली भाई 6,000 रुपये तो आपको दे दिया फीस, और 6,000 रुपये में मेरा पेपर हो, तो 12,000 रुपये खर्चा होगा। और 12,000 खर्चा करने के बाद फिर क्या होगा कि बच्चा अगर फेल हो जाता तो फिर नेक्स्ट बार 12,000 की व्यवस्था करे। और इस बात की क्या गारंटी है भाई कि जो एग्ज़ाम सेंटर हम चूज करेंगे वहीं पे आप हमारा एग्ज़ाम कराओगे? वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। आपने बनाया है एग्ज़ाम सेंटर, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए और इस तरीके से बच्चों के विरुद्ध जो चीज़ें हो रही हैं वो ना हो, बच्चों के हित में काम हो। एग्जिट एग्जामिनेशन बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारे PCI द्वारा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज़ बच्चों के ऊपर कोई चीज़ थोप दीजिए। थोपना और इनिशिएटिव लेना दोनों में डिफरेंस है। उसके हित में काम करना और किसी चीज़ को थोपना, दोनों में डिफरेंस है। तो हमारे PCI को भी इस चीज़ को सोचना चाहिए, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को, NBEMS को। अच्छा, NBEMS क्या करे? वो एक एग्जामिनेशन बॉडी है। आप भैया जो ऑर्डर करोगे, जो सरकार उसको ऑर्डर देगी वही वो चीज़ करेगी, वो अपने मन से कोई चीज़ नहीं निर्धारित करती है। तो ठीक है, बाकी अभी आप लोगों के पास UP वालों के लिए 6 महीने का टाइम बचा हुआ है, तो अच्छे से पढ़िए। किसी और वीडियो में बता दूंगा कि बेस्ट बुक क्या है, और अगर आपको चैनल पे वीडियो चाहिए एग्जिट एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप वो बताइए कमेंट में। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एग्जिट एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो मिले। तो प्लीज़ एक बार मैं फिर से हम्बल रिक्वेस्ट आपसे करूँगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।